जब भी हम प्राचीन यानी एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या नाम आते हैं? मिस्र के पिरामिड या मेसोपोटामिया? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि दुनिया की सबसे बड़ी और शायद सबसे एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक भारत में थी और उसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए आज इस भूली हुई कहानी के पन्ने पलटते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा सवाल। अगर पूछा जाए कि एरिया के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, दुनिया की सबसे बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन कौन सी थी? क्या लगता है, मिस्र या मेसोपोटामिया? जरा सोचिए, क्योंकि जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। जी हाँ, वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये इतनी विशाल थी कि इसका कुल क्षेत्रफल प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा था। सिर्फ ये एक फैक्ट ही हमें बताता है कि इतिहास का कितना बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से ओझल रहा है। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस भूली बिसरी शहरी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है। जब इतिहासकार आधुनिक सभ्यता या मॉडर्न सिविलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब स्मार्टफोन या इंटरनेट से नहीं होता। उनका मतलब होता है प्लान्ड शहर, यानी सुनियोजित शहर, व्यापार का एक नेटवर्क, एक तरह का शासन और स्टैंडर्डाइज्ड उपकरण। और हैरानी की बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4000 साल पहले ही इन सभी पैमानों पर खरी उतरती थी। और पता है, ये कोई आम बस्तियां नहीं थी। ये शहर विज्ञान और इंजीनियरिंग की ऐसी कमाल की सटीकता पर बनाए गए थे जो उस जमाने के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी, ये सिर्फ कुछ पुराने शहरों के नाम नहीं हैं। ये सबूत हैं एक ऐसी सोफिस्टिकेटेड शहरी संस्कृति के जो अपने समय से मीलों आगे थी। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थी, ये अपने समय के मेट्रो शहर थे। जब हम हड़प्पा के शहरों की तुलना उस जमाने की दूसरी बस्तियों से करते हैं तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ ग्रिड पैटर्न पर बनी सीधी सपाट सड़कें और ढकी हुई नालियां, और दूसरी तरफ बेतरतीब अनियोजित गलियां। और जरा सोचिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे शहरों में भी एक ही साइज की ईंटों का मिलना क्या बताता है? यही कि कोई मजबूत सेंट्रल प्लानिंग थी। मोहनजोदड़ो को ही देख लीजिए। ये शहर पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लगभग हर घर में अपना बाथरूम और गंदे पानी के लिए ढकी हुई नालियां थी। एक ऐसी सुविधा जो हजारों साल बाद तक यूरोप के कई शहरों में भी नहीं थी। ये दिखाता है कि वो लोग साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक थे। और धोलावीरा के लोगों का तो क्या ही कहना। एक ऐसे सूखे इलाके में जहां पानी की किल्लत थी, उन्होंने मॉनसून की बारिश की एक एक बूंद को बचाने के लिए एक कमाल का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था। बड़े बड़े जलाशय, पानी को लाने ले जाने के लिए नहरें, ये कोई जुगाड़ नहीं था बल्कि अप्लाइड साइंस का एक बेहतरीन नमूना था जो आज के पानी की कमी से जूझ रहे शहरों को भी बहुत कुछ सिखा सकता। और अब बात करते हैं राखीगढ़ी की, जिसे अब सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यहां से मिले डीएनए सबूतों ने उस पुरानी कॉलोनियल सोच को पूरी तरह से झुठला दिया है जो कहती थी कि भारत में सभ्यता बाहर से आई। ये सबूत चीख चीख कर कहते हैं कि इस महान सभ्यता का विकास यहीं इसी मिट्टी पर हुआ था। लेकिन अगर ये सभ्यता यहीं की थी, अगर ये लोग इतने एडवांस थे, तो फिर ये अचानक गायब कैसे हो गए? ये फलते फूलते शहर वीरान क्यों हो गए? यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है। कई सालों तक हमें स्कूलों में ये पढ़ाया गया कि बाहर से आए हमलावरों ने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन अब साइंस एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। नए सबूत किसी हमलावर की तरफ नहीं, बल्कि बदलते मौसम यानी क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट को कहीं भी किसी बड़े युद्ध या मारकाट के सबूत नहीं मिले हैं, बल्कि जियोलॉजिकल डेटा ये बताता है कि मॉनसून का पैटर्न बदल गया। घग्गर हकरा जैसी नदियां जो इनकी लाइफलाइन थी, वो सूखने लगी। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसमें लोगों ने धीरे धीरे अपने बड़े शहर छोड़े और छोटे गांवों की तरफ चले गए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी और इतनी तरक्की कर चुकी सभ्यता इतिहास के पन्नों से इतने लंबे समय के लिए गायब कैसे हो गई? इस रहस्य में एक और परत तब जुड़ती है जब हम द्वारका जैसे पानी में डूबे शहरों को देखते हैं। समंदर के नीचे मिली ये मानव निर्मित संरचनाएं सबूत हैं कि पिछले आइस एज के बाद जब समंदर का लेवल बढ़ा तो कई बस्तियां हमेशा के लिए पानी में समा गईं। तो कुल मिलाकर ये सभ्यता हमारी यादों से 3 बड़ी वजहों से मिट गई। पहली, कुदरत। समय के साथ ये शहर जमीन के नीचे दबते चले गए।
दूसरी, कॉलोनियल सोच। शुरुआती इतिहासकारों के लिए ये मानना ही मुश्किल था कि भारत में बिना किसी बाहरी मदद के इतनी एडवांस सभ्यता हो सकती है। और तीसरी वजह, सिंधु लिपि, एक ऐसी पहेली जिसे हम आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस खोई हुई कहानी को फिर से जोड़ रही है। सैटेलाइट्स जमीन के नीचे दबे शहरों को खोज निकालती हैं, डीएनए एनालिसिस लोगों की जड़ों का पता लगाता है, और जियोलॉजी हमें बताती है कि हजारों साल पहले हमारी धरती कैसी दिखती थी। वो पुरानी धारणा कि सभ्यता सिर्फ पश्चिम से पूर्व की ओर आई, अब साइंटिफिकली गलत साबित हो चुकी है। तो इस सारी जानकारी का आज के जमाने में क्या मतलब है? ये हजारों साल पुराना इतिहास आज भी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? पहला सबक ये है कि अर्बन प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ, मतलब शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है। हजारों साल पहले भी इंसान एक बेहतर, मुनज्जम और साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहता था। दूसरा और शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी समाज, चाहे वो कितना भी एडवांस्ड क्यों न हो, वो अपने पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि क्लाइमेट चेंज बड़ी बड़ी सभ्यताओं को भी मिटा सकता है। और तीसरा सबक यह है कि इतिहास पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है, ये लगातार विकसित होता है। जैसे जैसे नए सबूत मिलते हैं, कहानी बदलती है। इसलिए हमें हमेशा पुरानी धारणाओं पर सवाल उठाने और सच को जानने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अंत में अगर हम सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बात सिर्फ गर्व करने की नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है जो बार बार साबित हो रहा है। भारत सभ्यता की दौड़ में देर से शामिल नहीं हुआ था। भारत तो उन शुरुआती धावकों में से था।